बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। आज हम गुड बाय मिस्टर चिप्स पर बात करेंगे और इसे स्टार्ट करने से पहले आपको चंद चीज़ों का पता होना ज़रूरी है। सबसे पहले मिस्टर चिप्स ये इस नावल के प्रोटैगनिस्ट हैं, यानी कि मेन करैक्टर हैं। ये एक टीचर हैं और अपनी सारी ज़िंदगी ब्रूकफील्ड में ही इन्होंने टीचिंग की थी। मिसिस विकेट ये इनकी कोलीग थीं और ये ब्रूकफील्ड में लिनन रूम के यानी कि चदरों वगैरह का जो भी काम होता था ये किया करते थीं। लिनन रूम की इंचार्ज हुआ करते थीं और इनका घर ब्रूकफील्ड के सामने सड़क पार था और मिस्टर चिप्स रिटायर होने के बाद इन्हीं के घर में चले गए थे। ब्रूकफील्ड ये एक स्कूल का नाम है जहां मिस्टर चिप्स ने अपनी पूरी लाइफ टीचिंग की थी। इसके बाद मैरीवेल, डॉक्टर मैरीवेल जो हैं ये मिस्टर चिप्स के दोस्त भी हैं और ये हर 15 दिनों बाद उनका चेकअप करने के लिए आया करते थे। इसके बाद मेलबरी, ये भी एक स्कूल का नेम है जहां मिस्टर चिप्स ने ब्रूकफील्ड में आने से पहले 1 साल टीच किया था। When you are getting on in years, जब आप बूढ़े हो रहे हों तो टाइम बहुत सुस्त गुजरना शुरू हो जाता है, जैसे फार्म में कोई कैटल मूव कर रहे हों और आप बहुत स्लीपी सा महसूस करते हैं और सर्दियों में आग के पास बैठना बहुत अच्छा लगता है। यही मामला मिस्टर चिप्स के साथ था। अगर हम देखें कि वो अपना टाइम कैसे मेजर करते थे तो वो सी कैप्टन की तरह सिग्नल्स ऑफ पास्ट इनके ज़रिए अपना टाइम मेजर किया करते थे और उन्होंने अपना टाइम टेबल ब्रूकफील्ड की बेल्स के साथ कनेक्ट किया हुआ था। मसलन जब ब्रूकफील्ड की लास्ट बेल हुआ करती थी, ही वाउंड द क्लॉक, वो घड़ियाल को चाबी दिया करते थे। इसके बाद वो फायर गार्ड जो है वो आग के सामने लगाते थे और एक डिटेक्टिव नॉवल लेकर बैठ जाया करते थे, लाइट चलाया करते थे और डिटेक्टिव नॉवल रीड आउट किया करते थे। लेकिन इससे पहले कि वो एक आध सफ़ा ही पढ़ते सो जाया करते थे। अगर हम उनकी हेल्थ की बात करें तो डॉक्टर मैरीवेल हर 15 दिन बाद उनका चेकअप करने के लिए आते थे और वो उनसे कहा करते थे कि आप बूढ़े लड़के हो, ओल्ड बॉय हो, आप नेचुरल डेथ मरेंगे अगर आप कभी मरे भी तो। इसके बाद वो कहता था कि आप मुझसे भी ज़्यादा फिट हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ एक मसला था कि सर्दियों में उनकी चेस्ट पर स्ट्रेन दबाव पड़ा करता था, लेकिन एक बीमारी उन्हें लाहक थी, वो थी एनोडोमेनी यानी कि बुढ़ापा, एंड इट वाज फैटल ऑफ ऑल डिजीज़ेज़, और ये सब बीमारियों से बुरी बीमारी है। मिस्टर चिप्स 1848 में पैदा हुए और वो दो चीज़ों पर बहुत ज़्यादा बॉस्ट करते थे कि 1850 की उन्होंने ग्रेट एग्जीबिशन देखी हुई थी और 1870 में वो मिस्टर वेदरबाय से मिल चुके थे। अगर हम मेलबरी स्कूल की बात करें तो मिस्टर चिप्स ने वहाँ सिर्फ 1 साल गुजारा था, बिकॉज ही वॉज रैग्ड देयर, क्योंकि वहाँ उनकी हालत बहुत खस्ता हाल थी। इसके बाद उन्होंने ब्रूकफील्ड ज्वाइन किया, जो कि उन्होंने शुरू से ही बहुत पसंद किया। जब वो अपने फर्स्ट इंटरव्यू के लिए आए तो ये सन्नी जुलाई था, बहुत ज़्यादा फूलों की खुशबू थी, प्लिक प्लॉक ऑफ क्रिकेट यानी कि वहाँ क्रिकेट खेली जा रही थी। ब्रूकफील्ड बार्नहर्स्ट के ख़िलाफ़ खेल रहा था और मिस्टर चिप्स को अच्छी तरह याद था कि बार्नहर्स्ट के एक चबी बॉय ने, गोल मटोल लड़के ने सेंचुरी बनाई थी। इसके बाद वेदरबाय के साथ मिस्टर चिप्स मिले। वो फादरली और कोर्टियस थे, शफीक और मेहरबान थे। जिस साल मिस्टर चिप्स ने स्कूल ज्वाइन किया था उसी साल ही वेदरबाय, जो कि ब्रूकफील्ड स्कूल के हेड थे, बीमार पड़ गए और समर वेकेशन के दौरान उनकी डेथ हो गई। अगर हम प्रिलिमिनरी इंटरव्यू, उनके इब्तदाई इंटरव्यू की बात करें तो मिस्टर चिप्स का वेदरबाय के साथ इंटरव्यू हुआ था। वेदरबाय ने मिस्टर चिप्स को उनके ओरिजिनल नेम मिस्टर चिपिंग से मुखातिब करते हुए कहा
कि मेलबरी स्कूल में आपका डिसिप्लिन बेटर नहीं था, और इसका सीक्रेट ये है कि फिर्म एटीट्यूड फ्रॉम द बिगनिंग, कि आप बिल्कुल स्टार्ट से ही बहुत सख्त रवैया रखें। और उन्होंने ये भी कहा कि अपना इंथुसियाज्म, अपना जज्बा ब्रूकफील्ड को दें, और रिटर्न में ये भी आपको कुछ ना कुछ लाजमी देगा। अगर हम उनके फर्स्ट डे इन स्कूल की बात करें, यानी कि जब उन्होंने अपना पहला दिन क्लास में गुजारा था, तो ये एक बहुत ट्रेमेंडियस ऑर्डियल, ये एक बहुत कड़ी आजमाइश थी उनके लिए, क्योंकि उनका सामना लस्टी बारबेरियंस यानी कि हट्टे कट्टे बद तहजीब बच्चों से था, और वो उन पर पॉन्स करने के लिए, उन पर झपटने के लिए तैयार थे, और वो उन्हें अपना लेजिटिमेट प्रे, अपना जायज़ शिकार समझा करते थे। अगर हम इंडिविजुअली देखें तो वो लिटिल बैगर्स थे, लेकिन एज अ मॉब मजमूई तौर पर वो पिटीलेस यानी कि बेरहम और इम्प्लेकेबल संग दिल थे। जब मिस्टर चिप्स क्लास में एंटर हुए तो कंप्लीट हश, मुकम्मल खामोशी छा गई। मिस्टर चिप्स अपने डाइस पर गए, उनके पीछे क्लॉक की टिक टिक हो रही थी, इंक और वार्निश की स्मेल थी, और इसी दौरान एक स्टूडेंट ने डेस्क का लिड नीचे गिरा दिया। मिस्टर चिप्स ने उसे इशारा करते हुए कहा कि यू रेड हेड यानी कि सुर्ख बालों वाला लड़का खड़े हो जाओ। वो खड़ा हुआ तो मिस्टर चिप्स ने उससे उसका नेम पूछा, तो उसने कहा कि उसका नेम कॉले है। तो मिस्टर चिप्स ने उसे सज़ा के तौर पर 100 लाइन्स दे दी। इस तरह मिस्टर चिप्स अपना पहला मार्का जीत चुके थे। कुछ सालों बाद फर्स्ट कॉले, जो कि अब शहर का मशहूर आदमी बन चुका था, उसने अपने बेटे को ब्रूकफील्ड भेज दिया। तो मिस्टर चिप्स ने उसे कहा कि तुम्हारा फादर वो शख्स था जिसे मैंने अपनी फर्स्ट क्लास में पनिशमेंट दी थी, और तब वो इस सज़ा का मुस्तहिक था, और आज तुम इस सज़ा के मुस्तहिक हो। तो पूरी क्लास ज़ोरदार कहका लगा कर हंसी, और सेकंड कॉले ने अपने फादर को लेटर में भी ये बात राइट की, तो फर्स्ट कॉले बहुत ज़्यादा हंसा था। लेकिन कुछ सालों बाद इससे भी एक बड़ा जोक हुआ कि थर्ड कॉलेज स्कूल में आ गया। तो मिस्टर चिप्स ने उसे कहा कि तुम इनहेरिटेड ट्रेडिशन की एक बहुत बड़ी मिसाल हो, मोरूसी रवायत की बहुत बड़ी मिसाल हो। वो कहता कि तुम्हारा ग्रैंडफादर जो था वो एब्लूटिव एब्सोल्यूट की बिल्कुल समझ ना रख सका, तुम्हारा बाप भी कुछ बेहतर नहीं था। और मिस्टर चिप्स ने कहा कि मुझे पूरा यकीन है कि तुम उन सब से बड़े बेवकूफ़ हो। लेकिन इससे भी एक और बहुत बड़ा जोक है, गेटिंग ओल्ड, कि जब आप बूढ़े हो रहे हों। और ये सबसे बुरा मजाक है। मिसिस विकेट के यहाँ रहते हुए मिस्टर चिप्स भी अपनी इसी तरह की यादों में खोए रहते थे, और जब मिसिस विकेट चाय वगैरह देने के लिए आती तो वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती कि आया कि मिस्टर चिप्स रो रहे हैं या हंस रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डिड चिप्स measure his time? Answer, Mr. Chips measured his time like old sea captain by the signals of past. He also spent his time according to the bells of Brookfield. Question number 2, how was it possible for Chips to live according to the bells of Brookfield? After his retirement, Mr. Chips was living in the house of Mrs. Wicket. Her house was in front of Brookfield across the road, so it was possible for Chips to live according to the bells of Brookfield. Question number 3, what did Chips do after last bell? Answer, after the last bell of Brookfield, Mr. Chips wound his clock, put fire guard in front of the fire, and took detective novel to bed. Question number 4, what kind of sleep did Mr. Chips enjoy? Mr. Chips' sleep
was full of dreaming. Hardly he read one or half page of detective novel, he went to sleep. Question number 5. What was the name of the doctor of Mr. Chips and how often he visited him? Answer. The name of the doctor of Mr. Chips was Dr. Marival. He came for checkup after fortnight. Question number 6. What did Chips' doctor say about Mr. Chips? Answer. When Dr. Marival came for checkup, he used to say Mr. Chips that he was fitter than him. He would die a natural death if he died. Question number 7. For how much time did Chips work at Melbury School? Mr. Chips worked for 1 year at Melbury School. He was ragged there, so he left it and joined Brookfield. Next question. How was the day when Chips came for interview? Answer. It was sunny July. The scent of flowers was in the air. Brookfield was playing a cricket match against Barnhurst, and a boy from Barnhurst stream make a century. Next question. What kind of fellow was Mr. Weatherby? Mr. Weatherby was fatherly and courteous. He liked Mr. Chips from the beginning. He was controlling the school in a great manner. Next question. When was Chips born? Mr. Chips was born in 1848. Next question. What did Mr. Chips say to First Collie? Answer. First Collie dropped the lid of the desk during the class. Mr. Chips punished him by giving him 100 lines. Next question. What did Mr. Chips say about Second Collie? Answer. When Second Collie came to school, Mr. Chips said that his father was the first student who was punished by him. He said that he deserved the punishment then and you deserve the punishment now. Next question. What did Mr. Chips say about Third Collie? Answer. Mr. Chips said that he was a fine example of inherited tradition. He said that his grandfather was not a good fellow. His father was a fool, and he said that he believed that he was the greatest fool of all. Sleepy, sust, inactive. Annodomini, बुढ़ापा, ओल्डनेस. boast, फख्र करना. brag, ragged, खस्ता हाल होना. rough. preliminary, इब्तदाई, initial. चबी, मोटा ताज़ा. fat. queer, अजीबोगरीब, odd. fatherly, शफीक, kindly. courteous, खुश इखलाक, polite. vivid, वाज़िया, clear. recollection, याददाश्त, memory. enthusiasm, जज्बा. zeal. tremendous, बहुत बड़ी, great. ordeal, आजमाइश, trial. lusty, हट्टे कट्टे, healthy. barbarians, बदमाश, ruffian. pawns, झपटना. leap at, legitimate, जायज़, legal. prey, शिकार, टारगेट. बेट, जिच करना, टीज. implacable, सफाक, cruel. hush, खामोशी, quietness. grasp, समझना, understand.